This constitution was not written in one night. It was not copied blindly from foreign country. It was debated for 2 years, 11 months and 18 days by 299 representatives in the middle of the partition. ये संविधान शांति के समय नहीं बना था। बाहर देश जल रहा था और अंदर भारत का भविष्य लिखा जा रहा था। So hello everyone, welcome back. Welcome to part 29 of our Indian polity lecture series, and today we are going to start the second chapter of Indian polity, that is making of the Indian constitution. So these are the topics which we are going to cover in this video. You can go through these. तो चलिए start करते हैं आज का वीडियो. So first of all, who made the first demand that we should have constituent assembly in our country? So ये origin of idea कहाँ से है? So 1934 में क्या होता है कि एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, उन्होंने कहा दैट वी शुड हैव कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर आवर ओन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां से ये आइडिया जो है वो ओरिजिनेट हुआ. देन वेरी नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन ईयर 1935, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियंस रहेंगे. देन 1938 में क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो डिक्लेयर करते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज. यानी 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिक्लेयर किया कि फ्री इंडिया का जो संविधान बनेगा वो इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन लोगों को ही चुन के भेजा जाना चाहिए जो जनता के द्वारा इलेक्टेड होंगे, और वो जो इलेक्शन होगा वो प्रॉपर्टी या टैक्स या एजुकेशन के बेसिस पे वोटिंग राइट देके नहीं होगा. सारी जो जनता है वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेगी और कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होगा, और वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो चुनी जाएगी वही फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. तो ये डिक्लेयर कर दिया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन ईयर 1938. देन ब्रिटिशर्स ने कब पहली बार एक्सेप्ट किया कि भारतीयों को यह हक है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाए, भारत का अपना संविधान जो है वो होना चाहिए. सो फर्स्ट ये प्रिंसिपल जो है वो एक्सेप्ट किया गया था अगस्त ऑफर 1940 में. अगर आप ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यूसली देखते आए हैं तो अगस्त ऑफर का जो आपने नोट्स बनाया है उसके अंदर आप खोल के देखिए, आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियरली मेंशन्ड मिल जाएगा. ठीक है. क्रिप्स मिशन 1942 में जो आता है उसने कहा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाएगी बट दैट विल बी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं था, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाएगी. बट मुस्लिम लीग जो है वो रिजेक्ट कर देती है इस प्लान को, क्योंकि उसने डिमांड किया दो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का. यानी वो मुस्लिम लीग कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो क्रिएट होना चाहिए एंड इंडिया से वो अलग हो जाना चाहिए, और फिर जो दो नेशन बनेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को. बट ये चीज़ जो है वो रिजेक्ट कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. देन कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, और कैबिनेट मिशन प्लान ने दो असेंबलीज का ये जो फंडा था इसको रिजेक्ट किया, बिकॉज कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो प्रपोज कर रहा था कि एक यूनाइटेड इंडिया जो है वो रहना चाहिए, भले ही प्रोविंसेस को ग्रुप्स में डिवाइड कर दो और हर जो प्रोविंस है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और हर प्रोविंस जो है मिल के ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो मिल के भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार करेंगे. तो अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन प्लान ने वन कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल रखा था और कहा कि मुस्लिम्स को सेफगार्ड जो है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिल जाएगा, दे विल बी सेफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देन कंपोजिशन क्या था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का? सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाया गया इन नवंबर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान. तो ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किस प्लान के तहत बनाया गया था. सो इट वाज अंडर कैबिनेट मिशन प्लान. नेचर क्या था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का? तो जो लोग चुन के आए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में वो पार्टली इलेक्टेड थे एंड पार्टली नॉमिनेटेड थे. तो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड कैसे थे? तो जो प्रोविंसेस थी वहां से लोगों को इलेक्ट करके भेजा गया था, एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से लोगों को नॉमिनेट करके भेजा जाना था.
ये जो इलेक्शन था ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे था? क्योंकि लोगों ने पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुना था और वो जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर जो है वो बनाया गया था। मेंबर्स जो थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के वो खुद चुने गए थे ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी सब लोगों के पास वोटिंग का अधिकार नहीं था, लिमिटेड लोगों के पास वोटिंग का अधिकार था। एंड वो जो लिमिटेड लोग थे वो कौन थे, उनको किस बेसिस पे जो है वोटिंग राइट दिया गया था? तो उनको प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स वो कितना पे कर रहे हैं उसके बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे वोटिंग राइट जो है वो मिला हुआ था। सीट एलोकेशन की बात करें तो टोटल सीट्स कितनी थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की? 389, जो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा प्रपोज किया गया था। सो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थे वहां से 292 सीट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स दिए गए थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस को 4 सीट दिए गए थे और इस तरीके से टोटल हम देखते हैं कि 389 सीट्स थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। देन जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर किस पार्टी को कितने सीट्स मिले थे? तो कांग्रेस को 208 सीट्स मिले थे, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिले थे, अदर्स एंड इंडिपेंडेंट जो थे उनको 15 सीट मिला था। इस तरीके से टोटल हम देखते हैं कि 296 सीट्स जो है वो प्रोविंसेस से आ जाते हैं। प्रिंसली स्टेट्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया था कि आप अपने तरफ से पर्सन्स को नॉमिनेट करो। एंड इनिशियली क्या हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं भेजा था। तो 296 जो सीट्स थे वही लोग फिर आगे बढ़ते हैं, बट इसमें से भी हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करने से मना कर देती है। प्रिंसिपल ऑफ एलोकेशन कैसे था? तो एक सीट जो है पर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे दिया गया था, यानी 10 लाख लोगों पे एक सीट जो है वो रखा गया था। एंड प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल कैटेगरी में। इलेक्शन का मेथड क्या यूज किया गया था? सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये चीज जो है ये आज भी हम देखते हैं कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो ये इलेक्शन का मेथड यूज हुआ था। एंड रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रिंसली स्टेट्स के वो कैसे आ रहे थे? तो रूलर्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स के वो नॉमिनेट करते और वो जो नॉमिनेटेड लोग थे वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर बनते। वर्किंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मीटिंग जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी ऑन 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया, इसलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट डे जब मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन 211 मेंबर्स ही सिर्फ प्रेजेंट थे। ठीक है। ऑफिस बेरर कौन थे? तो टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। एंड ये कौन से प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए बनाया गया? तो फ्रेंच पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट मीटिंग में टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। सो ये फ्रेंच पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस क्या है? तो जो सीनियर मोस्ट लीडर होते हैं उस असेंबली के, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाता है फ्रेंच पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में। वही प्रैक्टिस यूज करके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है 9 दिसंबर 1946 को घोषित किया गया था। देन परमानेंट प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के वो चुन लिए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के? तो एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि लाया गया था ऑन 13 दिसंबर 1946। सो व्हाट वाज दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम अगर बताना चाहें या डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं दैट इट वाज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑन द एम्स एंड वैल्यूज ऑन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी रिटन। यानी किस गोल के साथ, किस आइडिया के साथ हम भारत का संविधान जो है बनाना चाहते हैं, कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, उन चीजों को जो लाया गया उसी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया। एंड इट वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोर आइडियल्स क्या थे? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया कि भारत जो है वो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक रहेगा, यूनियन ऑफ इंडिया रहेगा जो कि ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स को मिला के बनेगा। वो सोवरेंटी जो है वो पब्लिक से, जनता से जो है वो ड्राइव की जाएगी। सो व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेंटी? सोवरेन का मतलब क्या हो जाता है? तो सोवरेन का मतलब हो जाता है सुप्रीम ऑथोरिटी। सुप्रीम ऑथोरिटी का मतलब क्या है? दैट वी आर नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी फॉरेन अथॉरिटी। ठीक है। तो कहा गया कि
भारत की जो जनता है वही सर्वोपरि रहेगी, वही सुप्रीम ऑथोरिटी रहेगी। और हम देखते हैं कि प्रियम्बल में इस चीज़ को रखा गया है, और प्रियम्बल स्टार्ट होता है फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजर्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, वी द पीपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम ऑथोरिटी किसके पास है? जनता के पास है। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात किया गया जस्टिस का, कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है लोगों को दिया जाएगा। इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम की बात की गई। सेफगार्ड जो है माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस को प्रोवाइड किए जाएंगे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो रहेगी। पीसफुल कोऑपरेशन विद द वर्ल्ड रहेगा। एंड ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब एडॉप्ट किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस चीज को किसी ने अपोज नहीं किया, सब लोगों ने मिलके यूनिनमसली इसको एडॉप्ट कर लिया। एंड मॉडिफाइड वर्जन जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, वो हम देखते हैं कि आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। सो कौन कौन सी मेन कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? तो मेजर कमिटीज की हम बात करेंगे, और ये कमिटीज क्यों बनाई गई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये कमिटीज इसलिए बनाई गई थी ताकि मैनेज किया जा सके ह्यूज वर्कलोड को, क्योंकि संविधान बनाना कोई छोटी बात नहीं थी, छोटा सा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। तो वो ह्यूज वर्कलोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एंड इंश्योर किया जा सके कि स्पेशलाइजेशन जो है वो हम हर फील्ड में रख पाए, और एफिशिएंसी जो है वो अच्छी बन के रहे। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजर कमिटीज बनाई गई, और अलग अलग लीडर्स ने उस कमेटी को लीड किया। सो पहला आ जाता है यूनियन पावर्स कमेटी, जो कि लीड किया जा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये यूनियन पावर्स कमेटी का क्या काम था? सो इट डेल्ट विद द सब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट में कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, क्या पावर रहेगा यूनियन गवर्नमेंट का, उन सारी चीज़ों का डिसीजन और काम जो है यूनियन पावर कमेटी ने देखा। एंड इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मेन काम क्या था? तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार करने का काम जो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को दिया गया था। देन थर्ड कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो कि लीड किया जा रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मेन पर्पस, मेन फंक्शन क्या था? तो सेंटर एंड स्टेट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, उन सारी चीज़ों को डिफाइन करना, उसको कोडिफाई करने का काम जो है इस कमेटी का था। देन फोर्थ कमेटी जो था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि लीड किया जा रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या था? टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन फिफ्थ कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज। तो इसको कौन लीड कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरिया का मेन फंक्शन क्या था? तो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी सेफगार्ड्स एंड ट्राइबल प्रोटेक्शन के जो टॉपिक्स थे वो इस कमेटी के द्वारा डील किए गए। देन सिक्स्थ आता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जो कि लीड किया जा रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का मेन फंक्शन क्या था? तो प्रोसीजरल जो रूल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसको बनाने का काम जो है देख रही थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इस कमेटी को काम दिया गया था कि आप डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से डिबेट जो है वो कंडक्ट होगा, किस तरीके से मोशन एंड रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वोटिंग जो है किस तरीके से किया जाएगा, एंड अदर डिसिप्लिनरी सिस्टम जो है सेशन के दौरान वो कैसी होनी चाहिए। इन सारे कामों को देखा गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के द्वारा। देन सेवेंथ जो कमेटी थी वो थी स्टेट्स कमेटी, जो कि देखा जा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। सो स्टेट्स कमेटी का मेन काम क्या था? तो मेन काम ये था कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगा और किस तरीके से स्टेट्स को इंटीग्रेट किया जाए, उन सारे कामों को ये कमेटी जो है वो देखने वाली थी। देन एट्थ जो है वो है स्टीयरिंग कमेटी, जो कि लीड किया जा रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। स्टीयरिंग कमेटी का मेन फंक्शन क्या था? तो ये जितनी भी कमेटीज थी और जितना भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क चल रहा था, इन सारी चीज़ों को सही रूप से गाइड करना एंड उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो प्रोसेस है वो स्मूथली चले, इस चीज़ का काम जो है स्टीयरिंग कमेटी देख रही थी अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
देन ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि बनाया गया था ऑन 29 अगस्त 1947 को। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड ये बाकी जो है वो मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग प्रोसेस, सो फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो फरवरी 1948 में रिलीज किया गया था और जनता को 8 महीने दिया गया कि अगर कुछ सजेशंस हो तो आप इन चीज़ों को रीड आउट कीजिए और सजेशंस को सजेस्ट कीजिए, कुछ अमेंडमेंट अगर लाने हो तो आप हमें बताइए। सेकेंड ड्राफ्ट जो है वो अक्टूबर 1948 को रिलीज किया गया था। इस कमेटी ने टोटल 141 डेज काम किया। सेकेंड रीडिंग जब हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, उस समय कितने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे? 7653 अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किए गए थे। बट एक्चुअली डिस्कस कितने हुए? 2473। तो बाकियों का क्या हुआ? अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे 7653, बट एक्चुअली में डिस्कस हुए ओनली 2473। तो बाकी कहाँ गए? तो अदर जो अमेंडमेंट्स थे उनको या तो विड्रॉ कर लिया गया था, या तो वो रिपीटेटिव थे, या फिर उनको रिजेक्ट किया गया था विदाउट हैविंग एनी डिस्कशन। ठीक है, और ये जो रीडिंग चल रही थी ये क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग चल रही थी, लोगों के द्वारा डिस्कस किया जा रहा था, उसके बाद ये सारे चेंजेस जो है वो लाए जा रहे थे। सो फर्स्ट रीडिंग कब से कब तक चली? फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चली। सेकेंड रीडिंग कब से कब तक चली? 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949। थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 टू 26 नवंबर 1949 एंड 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडप्ट कर लिया गया था। और 26 नवंबर 1949 से कुछ जो प्रोविजंस थे भारतीय संविधान के वो लागू कर दिए गए थे, बाकी जो प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। सो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी रीडिंग जो है वो सबसे छोटी रीडिंग थी, कौन सी रीडिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो सबसे लंबी रीडिंग थी। सो यू हैव टू रिमेंबर कि सेकेंड जो रीडिंग था ये सबसे लंबा रीडिंग था। ठीक है, जो चला था लगभग 11 महीने। फर्स्ट रीडिंग जो था वो शॉर्टेस्ट रीडिंग था एंड थर्ड जो रीडिंग था वो हम कहेंगे कि मिडिल का था एज कंपेयर टू सेकेंड एंड फर्स्ट। कितने मेंबर्स ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन? 284 मेंबर्स ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है उसके ऊपर अपना सिग्नेचर किया था। टोटल कितने मेंबर थे? 299 मेंबर थे। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका टोटल 11 सेशन हुआ। 11 सेशन में ये संविधान जो है वो बन के तैयार हुआ। सो बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि पहले आपने बात किया कि मोर देन 300 सीट्स थी, मोर देन 300 मेंबर्स थे, 389, तो यहाँ पे 299 ही क्यों? क्योंकि पार्टीशन के बाद मुस्लिम लीग जो है वो अलग हो जाती है एंड प्रिंसली स्टेट्स जो है वो इंडिया को ज्वाइन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। तो उनको मिलाकर इंडिया में टोटल 299 मेंबर्स हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था तो पूरा का पूरा संविधान जो है उस समय लागू नहीं किया गया था। सिर्फ कुछ प्रोविजंस जो है वो लागू किए गए थे रिगार्डिंग सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। एंड फुल इन्फोर्समेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का? 26 जनवरी 1950 को, और इसे ही हम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट कर लिया गया था। तो जस्ट टू रिमेंबर दैट डे ऑफ 26 जनवरी 1930 हमारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था उसको लॉन्च किया गया ऑन 26 जनवरी 1950, ताकि वो 26 जनवरी का डेट जो है वो हमेशा हम याद रखें, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो याद रखें इस स्ट्रगल को। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का क्या इम्पैक्ट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये फुल्ली सोवरेन बनी, लेजिस्लेचर के रूप में भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया और फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया के रूप में भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया। और आपको याद रखना होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का काम चल रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो चेयरमैन रहते हैं, और जब लेजिस्लेटिव रोल यानी
लेजिस्लेचर के रूप में ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी, तब जीवी मावलंकर जो हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी होगी। अदर फंक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया ऑन 22 जुलाई 1947 को। बहुत सारे लोग जो है वो 24 जनवरी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको लॉजिकली कैसे याद रखना है कि जुलाई का महीना है, अगस्त में हमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है और उसके लिए हमें झंडा दिखाना ही है कि हाँ ये आज़ाद भारत का झंडा है। तो झंडा हम जनवरी में नहीं, हम जुलाई में ही एडॉप्ट कर लेंगे ताकि हम अगस्त में उसको फहरा सके, इंडिपेंडेंस डे मना सके। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया था ऑन 22 जुलाई 1947। रीडिफाइन किया गया कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को मई 1949 में। देन नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एडॉप्ट किया गया था ऑन 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट को किस तारीख को इलेक्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और 24 जनवरी को वो इलेक्ट हो जाते हैं और 26 जनवरी से वो अपना पोस्ट जो है वो संभाल लेते हैं और 26 जनवरी 1950 से हमारा देश जो है वो रिपब्लिक घोषित हो जाता है। टाइम कितना लगा था, पैसा कितना लगा था? सो टोटल 11 सेशंस हुए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। टोटल टाइम कितना लगा? 2 years 11 months एंड 18 days। ये आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशंस कितने पढ़े गए, यानी भारत के संविधान को बनाने के लिए कितने देशों के संविधान को रेफर किया गया था? सो ऑलमोस्ट 60 जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं दूसरे दूसरे देश के, वो पढ़े गए थे। और इंडिया के हिसाब से कौन सी चीज़ जो है वो सही रहेगी, कौन सा लॉ सही रहेगा, कौन सा लॉ सही नहीं रहेगा, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जो है वो हुआ और उसके बाद फिर हमारा संविधान जो है वो तैयार किया गया है। टोटल कॉस्ट कितना लगा था? तो 64 लैक्स। एंड ये 64 लैक्स कब की हम बात कर रहे हैं? 1949 की। आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये अमाउंट लगभग 50 करोड़ का है। ठीक है, बट फिर भी ये काफ़ी रिजनेबल है। ठीक है, ड्राफ्ट जो है उसके ऊपर कितने दिनों तक डिबेट चला था? 114 डेज तक डिबेट चला था और प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिर हमें मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे अब देख लेते हैं। सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव। सेक्रेटरी कौन थे? HV अयंगर। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? SN मुखर्जी। ओके, कैलीग्राफर कौन थे, यानी किन्होंने इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से लिखा? सो ही वाज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। देन डेकोरेशन किनके द्वारा किया गया? डेकोरेशन किया गया नंदलाल बोस के द्वारा, जो कि शांति निकेतन से अपना रिश्ता रखते थे। और साथ में डेकोरेशन के लिए कौन थे? राम मनोहर सिन्हा जी। तो नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, इनका क्या काम था? डेकोरेशन का काम था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी डेकोरेशन किए गए हैं वो इन लोगों के द्वारा किया गया है। हिंदी में जो भारतीय संविधान है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। अगेन ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना होगा। एंड जो हिंदी में संविधान लिखा गया था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन कब से मिलता है? तो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 ला के एक आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 394A। और उस आर्टिकल के वजह से ही हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है उसको भी लीगल अथॉरिटी मिल जाती है, वो भी थ्रू आउट इंडिया वैलिड हो जाता है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जितनी वैल्यू इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की है उतनी ही वैल्यू हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन की है। और हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन को वो राइट कब से मिलता है? 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1987 में लाया गया था। एंड कौन सा आर्टिकल इससे वास्ता रखता है? आर्टिकल नंबर 394A। देन क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है? तो लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। देन ये भी कहा जाता है कि ये सोवरेन बॉडी नहीं थी, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग
प्रोसेस था एंड कांग्रेस डोमिनेटेड ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस के द्वारा ये डोमिनेट किया जा रहा था एंड साथ ही साथ हिंदू डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो ये क्रिटिसिज्म है विद रिस्पेक्ट टू कंस्टिट्यूएंट असेंबली। स्टेटस क्या है आफ्टर 1950? तो हम देखते हैं कि प्रोविजनल पार्लियामेंट जो है उसके रूप में ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो काम करती है अनटिल फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो कि हुआ था 1951-52 में। सो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। थर्ड, the Constituent Assembly functioned as the first parliament of independent India। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है, बिकॉज लिमिटेड लोगों के पास वोटिंग राइट था, सारी जनता ने मिलके कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को नहीं चुना था। ओके, देन कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो मल्टी पार्टी बॉडी थी, ये पॉइंट सही है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ही फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में काम किया, ये पॉइंट भी सही है। तो 2 एंड 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन प्रोसेस अगर आपको यूज करना था, बस पहला ही स्टेटमेंट देख के तो वहां से इजीली आप आंसर निकाल सकते थे कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर बच गया ऑप्शन बी। Then, question number 2. Consider the following statements. The objective resolution was adopted by Constituent Assembly. तो जी हाँ, ये चीज जो है वो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जी हाँ, ये पॉइंट भी सही है। थर्ड ऑप्शन, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जी नहीं, ये गलत है, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर द डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब मूव किया गया था? 13 दिसंबर 1946। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले है कि बाद में है? इंडिपेंडेंस से पहले है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इंडिपेंडेंस के बाद मूव किया गया था, इसलिए थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। थर्ड गलत हो गया तो यहाँ से ये दोनों जो है वो एलिमिनेट हो गए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो सही है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल बी कैचिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।